डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 45। रुद्र अपना फोन लेकर विला के बाहर आ चुका था। उसने तुरंत ही अपना फोन निकालकर बॉडीगार्ड को कॉल किया, जिन्हें रुद्र ने चाहत का पता लगाने के लिए भेजा था। वही सामने से बॉडीगार्ड कॉल रिसीव करके रुद्र की बात सुनने लगते हैं। वही रुद्र अपने बॉडीगार्ड से कहता है, क्या तुमने चाहत को ढूंढा? क्या वह तुम्हें मिली? वही बॉडीगार्ड जब ये सुनता है तो तुरंत ही रुद्र से कहता है, नहीं सर, हमने काफ़ी ढूंढा पर वह हमें कहीं नहीं मिली, और एक बात, हमको उनका बैग और उनका बाइक कॉलेज में ही पार्किंग एरिया में पड़ा मिला था। हमने वहां के सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए पर उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हमें लगता है किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। वही रुद्र जब ये सुनता है तो गुस्से से कॉल कट कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की इतना नीचे कैसे गिर सकती है। उसे पता था ये जरूर उस कियारा कपूर ने किया होगा। वह गुस्से से बदबदाते हुए विला के अंदर जा रहा था कि अचानक से उसके कानों में गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत ही अपने एकदम रोक लेता है। जब वह सामने देखता है तो चाहत अपनी गाड़ी विला के सामने ही खड़ी करके उसे ही देख रही थी। इस वक्त गाड़ी के विंडो का कांच खुला था, जिसकी वजह से रुद्र चाहत को अच्छे से देख पा रहा था। वही चाहत रुद्र को अपने घर पर देखकर शॉक हो जाती है, पर फिर गाड़ी से उतरकर सीधा रुद्र के पास जाने लगती है और गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। जब देखो तब मेरे आसपास घूमते रहते हो और तुम्हारी माशूका आकर मुझे दो बातें सुनाती है। मुझे फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करना, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। वही रुद्र जब ये सुनता है तो अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ चाहत को देखने लगता है। उसे भनक लग गई थी कि चाहत इस वक्त बहुत ही गुस्से में है, और हो भी क्यों ना। ये सब रुद्र की वजह से ही हो रहा था। वही था जो चाहत के पीछे पीछे हर वक्त घूमता रहता था, और कियारा को ये लगता था कि चाहत जानबूझकर रुद्र को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। वही रुद्र अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहता है, चाहत तुम्हें गलतफहमी हुई है, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। अगर मैं होता तो तुम्हारे साथ यह सब नहीं होता। वही चाहत अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रुद्र से कहती है, अरे बस तुम मुझे ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, पर यह बात मेरी मॉम को पता चली तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, हम तुम लोगों जैसे अमीर नहीं है। भले ही मेरे डैड तुम्हारी कंपनी में काम करते हो, पर सच बात तो यह है कि तुम में और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसलिए प्लीज़ रुद्र मेरी बात समझो। आज उसने ये किया है, कल वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे उससे डर नहीं लगता, पर मैं जानती हूँ मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। वही रुद्र जब चाहत की इतनी इमोशनल बात सुनता है तो वह चुप हो जाता है। उसने आज पहली बार चाहत को इतना सीरियस देखा था, वरना वह हमेशा मजाक मस्ती करती रहती थी। मुझे पता है कियारा और तुम बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो उसे जलन होनी ही है, इसलिए तुम मेरी बात को समझो। इतना कहकर वो विला के अंदर जाने लगती है। वही रुद्र सिर्फ चाहत को वहां से जाता देख सकता था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा था। वही चाहत जब विला के अंदर जाती है तो लिविंग हॉल में दक्ष को सोफे पर बैठा पाती है, जिससे तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह अपने चेहरे पर बेहद ही खुशी लिए भागकर दक्ष के पास जाती है और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहती है, चीकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही दक्ष जब ये सुनता है तो अपना क्यूट चेहरा बनाते हुए चाहत से कहता है, स्वीटी मैं आपसे मिलने आया था, आप तो मुझे भूल ही गई थी। मैंने आपको अपने नए फ़ोन से कितने कॉल किए पर आप तो मेरा कॉल उठा ही नहीं रही थी, इसलिए मैं रुद्र अंकल के साथ यहाँ आ गया। वह दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि स्वीकृति जी चाहत को डांटते हुए कहती है, तुम कब समझोगी और इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें पता है रुद्र तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वही चाहत ही सुनकर अपने दिमाग में कुछ बहाना ढूंढने लगती है। कपूर पैलेस में कुणाल इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसके हाथों की नसें चटकने की आवाज़ कबीर के कानों तक पहुंच रही थी। उसने अपने झबड़े कसकर भींचे हुए थे। वही कबीर कुणाल को इतने गुस्से में देखता है तो उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। उसे पता था कुणाल कितना खतरनाक है। अगर वह ज़्यादा गुस्सा हुआ तो उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा।
वो ये सोच ही रहा था कि कुणाल एक ही झटके में कबीर के पास चला जाता है और उसकी गर्दन को एक हाथ से दबोचते हुए अपनी काली गहरी आंखों से कबीर को देखने लगता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या सारे बॉडीगार्ड मर गए थे? इतना कहकर कुणाल अपने बड़े से हाथ को कबीर की गर्दन पर और कस लेता है, जिससे कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वक्त कबीर को सांस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सारा खून उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गया हो। उसकी आंखें इस वक्त बाहर आने को थी, जिससे कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही कबीर ऐसे ही खड़ा रहता है। उसे पता था उसने अगर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो कुणाल उसे जान से मार देगा, इसलिए वह ऐसे ही खड़ा रहता है, जिससे कुणाल गुस्से से कबीर की गर्दन को छोड़ देता है, जिससे कबीर अपने हाथों से गर्दन को सहलाते हुए कुछ कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अगर कुछ देर और कुणाल ने ऐसे ही उसे पकड़ा होता तो वह अब तक ऊपर पहुंच चुका होता। वही कुणाल अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए कबीर को ही धुर रहा था। इस वक्त उसके हाथ पैर गुस्से से कांप रहे थे। उसकी काली गहरी आंखें जो हमेशा शांत रहा करती थी, इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह अपनी सख्त आवाज में कबीर से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे है। अगर तब तक तुमने उस आदमी का पता नहीं लगाया तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और हाँ, अपने आप को 100 कोने मारो, अगर जरा सी भी गिनती में चूक हुई तो तुम्हें पता है ना। कुणाल इतना ही कह पाया था कि कबीर हकलाते हुए कहता है, जी सर, कहकर वह अपना सर झुका लेता है। वही कुणाल कबीर को एक नज़र देखकर वहां से गुस्से से चला जाता है। उसे पता था अगर वह कुछ देर और यहाँ रहा तो कबीर की जान ले लेगा। कबीर उसके साथ 7 सालों से काम कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक वह जिंदा था। इटली में जो आदमी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला था वह अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल जाता है। वह इस वक्त अपनी आलीशान गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने अपना मास्क निकाल दिया था, जिससे उसका अट्रैक्टिव फेस अच्छे से दिख रहा था। वह इस वक्त अपनी बुरी आंखों से लगातार लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था। जहां पर एक वीडियो शो हो रही थी, वह आदमी उस वीडियो को गौर से देख रहा था। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि अक्षय था। अक्षय इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे हुए खुराना मैंशन की फुटेज देख रहा था, जहां पर इस वक्त दक्ष और चाहत एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे थे। जब अक्षय ये देखता है तो अपनी बुरी आंखें सुकून से बंद कर लेता है। दूसरी तरफ लंदन में एक लड़की बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। उसके आसपास कई सारी मशीनें आवाज कर रही थी। वही एक नर्स उस लड़की के पास उसकी निगरानी कर रही थी और सामने बेजान पड़ी लड़की को देख रही थी। पिछले 7 साल से ये लड़की ऐसे ही बेड पर लेटी हुई थी। वो पूरे 7 साल से कॉम में चली गई थी, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। वही अचानक से उस लड़की के हाथों की उंगली हिलने लगती है और उसकी आंखें हल्की हल्की फफडाने लगती है। जब नर्स ये देखती है तो उसे यकीन नहीं होता। उसे यही लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, इसलिए वह अपनी चेयर से खड़ी होकर जाने वाली थी कि अचानक से उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह जोर से चिल्लाती है, डॉक्टर। एपिसोड 46। कुणाल गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। वही कुणाल के दादा दादी जब कुणाल को इतने गुस्से में देखते हैं तो एक पल के लिए तो वह भी डर जाते हैं। कुणाल की दादी डरते हुए कुणाल से कहती है, बच्चा किसे ढूंढ रहे हो? वही कुणाल जो कि गुस्से से लिविंग हॉल में आ गया था, वह तुरंत ही अपनी दादी की आवाज़ सुनकर एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है। वह उर्मिला जी से कहता है, दादी क्या आपने अंश को देखा है? ये कहते वक्त उसकी आवाज़ सख्त थी। उसे कभी प्यार से बात करना आता ही नहीं था और ऊपर से इस वक्त वह गुस्से में था। वही कुणाल के दादाजी जब ये सुनते हैं तो अपनी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा लाते हुए कहते हैं, कुणाल तुम अपनी दादी से कैसे टोन में बात कर रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो तुम अपनी दादी से झगड़ा कर रहे हो। वही उर्मिला जी अपने पति को डांटते हुए कहती है, आपको किसने कहा बीच में बोलने को? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? जब देखो तब अपनी केची जैसी जबान चलाते रहते हो। इतना कहकर वह कुणाल से कहती है, बेटा वह मारिया के साथ पैलेस के पीछे वाले गार्डन में खेलने के लिए गया है। वही कुणाल जब ये सुनता है तो तुरंत ही वहां से जाने लगता है। वह इस वक्त बहुत ही परेशानी में था, पर फिर भी उसे अंश की चिंता थी। अगर वह एक पल के लिए भी अंश को नहीं देखता था तो उसे बेचैनी होने लगती थी, और आज तो उसने सुबह से अंश को नहीं देखा था, इसलिए वह जल्द से जल्द अंश से मिलना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उसका प्यारा बेटा इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। इसलिए वह अपने लंबे लंबे कदमों से पैलेस के पीछे बने गार्डन की ओर जाने लगता है। इस बड़े से पैलेस के 2 दरवाजे थे, जिसमें एक आगे था और दूसरा पीछे। इसलिए कुणाल वहां से सीधा गार्डन एरिया की ओर जाने लगता है। गार्डन एरिया काफी बड़ा था, जहां पर बच्चों के खेलने की सारी राइड मौजूद थी, जो कि एक किंडरगार्टन में होती है।
वहां पर हर तरह के झूले और स्लाइडिंग लगे हुए थे और यह सब कुणाल के दादा दादी ने लगवाया था क्योंकि वह चाहते थे कि उनका पोता यहाँ पर खेले। पर अंश बाकी बच्चों के जैसा नहीं था, वह हमेशा शांत ही रहता था। कुणाल जब गार्डन एरिया में पहुंचता है तो वह सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि सामने मारिया आंटी अंश को झूला झूला रही थी। वही अंश भी अपनी आंखों में चमक लिए मारिया आंटी की बातें सुन रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे पर उसकी आंखें सब बयां कर रही थी कि वह कितना खुश है। उसे कुणाल की तरह अपने एक्सप्रेशन शो करने नहीं आते थे, इसलिए वह हमेशा अपना चेहरा सख्त ही बनाए रखता था। वही कुणाल दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। उसे पता था अगर वह वहां गया तो मारिया आंटी चुप हो जाएगी और फिर से अंश मायूस हो जाएगा। उसे कभी कभी ये लगता था कि अंश की ऐसी हालत का जिम्मेदार वह खुद ही है। वह अपने बेटे के लिए काफ़ी अनलकी है। उसका साया इतना मनहूस है कि उसका बेटा इन तकलीफ़ों से गुजर रहा है। वह इन सब चीज़ों में नहीं मानता था पर अब धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा था कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए वह सोचता है शायद उसके ही कर्मों की सज़ा उसके बेटे को मिल रही है। वह एक तक अपनी काली गहरी आंखों से अपने बेटे को देख रहा था जो कि इस वक्त काफ़ी खुश था। वह अंश को ऐसे देखकर खुश था पर थोड़ा जेलस भी था। दूसरी तरफ इटली में अक्षय इस वक्त अपने आलीशान अपार्टमेंट में सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त बाहर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। उसका अपार्टमेंट काफ़ी ऊंचाइयों पर था और वहां पर बड़ी कांच की विंडो और बालकनी भी थी, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं अपार्टमेंट के अंदर आ रही थी। बिल्डिंग पूरी कांच की बनी हुई थी जिसकी वजह से बाहर का नज़ारा अंदर बैठे बैठे देखा जा सकता था। ये पूरी बिल्डिंग अक्षय की थी। उसके सारे खास आदमी इस वक्त इसी बिल्डिंग में मौजूद थे। प्रलय भी ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए ऑफिस चला गया था, जिसकी वजह से अक्षय अकेला ही अपनी लंबी लंबी उंगलियों से टाइप कर रहा था। वहां पर इतना सन्नाटा था कि उसकी टाइपिंग करने की आवाज़ अपार्टमेंट में गूंज रही थी। वह अपने काम में बिजी था कि अचानक से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अपने साथ खाने की ट्रॉली लिए अपार्टमेंट के अंदर आती है। वही अक्षय बिना उस पर ध्यान दिए अपना काम कर रहा था। उसने अपना ओवरकोट निकाल दिया था जिससे वह इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर की शर्ट में था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी अच्छे से दिख रही थी। वह काम करते वक्त और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी बुरी आंखें इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर घड़ी हुई थी। जो लड़की खाना लेकर अपार्टमेंट के अंदर आई थी वह कुछ पल के लिए तो अक्षय को देखती ही रह जाती है। जब उसके कानों में अक्षय की खतरनाक आवाज़ पड़ती है तो वह तुरंत ही अपनी नज़रें अक्षय से हटा लेती है और अपना सर झुका लेती है। दूसरी तरफ लंदन में नर्स जोर जोर से चिल्लाकर डॉक्टर को बुला रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त खुशी नजर आ रही थी। वह पिछले 5 सालों से इस लड़की की सेवा कर रही थी और यह प्रार्थना कर रही थी कि इस लड़की को जल्दी होश आ जाए। उसने अपनी सारी हौप खो दी थी। उसे नहीं लगा था कि यह लड़की कभी ठीक हो पाएगी पर आज ये करिश्मा हो गया था। वही नर्स की आवाज़ सुनकर 3 से 4 डॉक्टर भागते हुए आते हैं। उनके साथ एक अध उम्र का कपल भी था जो कि अपनी आंखों में बेताबी लिए डॉक्टर के पीछे पीछे भागकर आ रहा था। वही सारे डॉक्टर और वह कपल जब कमर में पहुंचते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कपल में से अधिक उम्र की औरत उस लड़की को देखकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। उसके यह आंसू खुशी के आंसू थे क्योंकि 7 साल बाद उसकी बेटी ने कुछ रिएक्ट किया था। वही उनके बगल में खड़ा आदमी अपने आंसू कंट्रोल किए हुए था क्योंकि उसे अपनी पत्नी को भी संभालना था। वही वो औरत रोते हुए उस लड़की के पास जाती है जो कि बेड पर लेटी हुई और आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और उसका शरीर काफ़ी हद तक पतला हो गया था। वही वह औरत उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए कहती है, सृष्टि उठो बेटा। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।